तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के अंदर जो सभ्यताएं टॉपिक है और कालीबंगा सभ्यता आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये सुभाष सारण की जो बुक है उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आरबीडी की बुक, ठीक है। तो आरबीडी पब्लिकेशन है, इसका आता है और बहुत अच्छी बुक्स है, ठीक है। तो ये बुक है, यहाँ पे हम कालीबंगा सभ्यता यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको ये पॉइंट्स वाइज है और कुछ चीज़ें इसके अंदर एक साथ लिखी हुई है। तो इसी का जो है नोट्स के अंदर जो मेरे नोट्स है वो देखिए, इस प्रकार के नोट्स है और इसके अंदर बहुत ही डिटेल में और पॉइंट्स वाइज है। सेम यही चीज़ें हैं जो इस बुक में है वही अपने नोट्स के अंदर है, ठीक है। तो इस बुक को मैंने सिम्प्लीफाइड कर रखा है। तो हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता हम यहाँ से पढ़ लेते हैं नोट्स में ताकि हमें आसानी हो जाए। कालीबंगा सभ्यता देखिए घग्गर नदी है, इस मतलब घग्गर नदी पर ये विकसित हुई थी, या उसको सरस्वती नदी भी कहते थे। सरस्वती नदी, मत नदी या पिंडट नदी, ये एक ही नदी है, घग्गर नदी। और जो घग्गर नदी अभी वर्तमान में, पहले जो सरस्वती नदी थी उसके स्थान पर बहती है। सरस्वती नदी भी लुप्त हो चुकी है। और ऋग्वेद के अंदर राजस्थान की 3 ही नदियों का जो है हमें उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, बुक के अंदर ही मेंशन किया हुआ है। एक तो सरस्वती नदी, मतलब ऋग्वेद में इसका नाम है। फिर द्वेषवती नदी और अपाय नदी, ये 3 नदियाँ, ठीक है, जिसका ऋग्वेद में नाम है। राजस्थान की ये नदियाँ। फिर देखिए, जो कालीबंगा सभ्यता वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित थी, ठीक है। और जो पीलीबंगा सभ्यता वो भी हनुमानगढ़ में ही स्थित थी। फिर देखिए, इसकी खोजकर्ता यानी इसकी जानकारी कैसे हुई इस सभ्यता की, तो खोजकर्ता इसके लुईस पीते सितोरी थे। और लुईस पीते सितोरी ने बताया कि यहाँ पे एक सभ्यता है। और जो बीकानेर संग्रहालय है वो वर्तमान में इन्हीं की देन है, ठीक है। बीकानेर संग्रहालय लुईस पीते सितोरी के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। ये इन्हीं की देन है। फिर देखिए, इसके पहले वर्ष इन्हें मतलब पहले खोजकर्ता, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट इन्होंने बताया अमलानंद घोष ने। इसकी खोज हुई थी 1952 के अंदर। पूछ लेगा कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1952 में अमलानंद घोष ने। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, 2-3 प्रश्न सभ्यताओं से ज़्यादा पूछ जाते हैं। एक तो कि जैसे पूछ लेगा, ये इसका स्थान पूछ लेगा, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है या किस नदी किनारे, तो जिला हनुमानगढ़ है कालीबंगा और घग्गर नदी किनारे स्थित है। और इसके खोजकर्ता बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो इसके फर्स्ट खोजकर्ता अगर आपसे पूछ ले तो अमलानंद घोष है, ठीक है। लुईस पीते सितोरी ने इनकी केवल जानकारी दी है। बाकी खोज वास्तव में 1952 में अमलानंद घोष, बीके लाल थापड़ और बीएल थापड़, बीके लाल और बीएल थापड़ ने इन्होंने की थी 1961 1969 बाद के अंदर में। पहले तो अमलानंद घोष ने की 1952 में, फिर बीके लाल और बीएल थापड़ ने की थी, ठीक। फिर मतलब ये कालक्रम कौन सा है, कालीबंगा सभ्यता कब से कब तक चली थी, तो इसका काल था कार्बन पद्धति जो उससे 14 आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया। तो उसके आधार पर 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है कालीबंगा सभ्यता की अपडेट माना जाता है। और ये भी एक आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, तो वो भी इसी टाइम पीरियड के अंदर चल रही थी, 1350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। फिर कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा, बंगा यानी होता है चूड़ियाँ, ठीक है। काली यानी काला रंग होता है, तो बंगा यानी चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का वास्तविक अर्थ होता है। फिर देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता थी ये, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम पुरातात्विक स्थल है। यानी कि जो हड़प्पा और सिंधु घाटी वगैरह खोजे गए थे वो स्वतंत्रता से पहले खोजे गए थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो वो चले गए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में चले गए तो पाकिस्तान वालों ने क्या चिढ़ाना चालू कर दिया कि अपने पास तो पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं, भारत में तो कोई सभ्यताएं वगैरह भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भारत के जितने भी इतिहासकार वगैरह जो भी ये लोग थे, उन्होंने भारत के अंदर खुदाइयाँ चालू कर दी। और स्वतंत्र भारत का ये पहली जो है पुरातात्विक स्थल है, खोजा कर 1951 में इसको खोजा गया था। कालीबंगा म्यूजियम 1985 से 86 के बीच में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। अभी मतलब 20-30 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है। 1985 में कालीबंगा म्यूजियम की स्थापना की गई। फिर हम देखते हैं कि कालीबंगा की विशेषताएं क्या है। जो कालीबंगा की विशेषताएं बुक में भी जो दे रखी है वो इस यहाँ पे मेरे नोट्स में भी सेम है। आप चाहे बुक में से पढ़ो चाहे नोट्स में पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। तो बुक्स में क्या कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी सड़कें समकोण प्रकार से थी। जो यहाँ पे समकोण पर काटने का मतलब है, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनें इस प्रकार की ये सड़कें थी, ठीक है। और जो इसके दरवाजे थे घरों के, वो सड़क पर नहीं खुलते थे, वो पीछे की साइड खुलते थे, गलियों में। जो पीछे गली थी वहाँ पे इनके दरवाजे खुलते थे मकानों के। इसका अपवाद एकमात्र जो लोथल थी, लोथल के अंदर जो गुजरात में थी, वहाँ पर केवल जो सड़कों पर है उनका दरवाज़ा खुलता था घरों का। बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है सबका दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता था, ठीक है। तो सड़कें संपूर्ण प्रकार थी। और मकान बनाने की जो पद्धति थी उनको ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति कहते थे, ठीक है। मकान बनाने की पद्धति यानी जो टेक्निक थी मकान किस प्रकार बनाया जाता था, उस पद्धति का नाम है ये ऑक्सफोर्ड पद्धति, ठीक है ना।
फिर ये कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों का जो साइज़ है, ज़्यादातर तो मकान बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो कच्ची ईंटों की साइज़ भी कई बार पूछ लेता है, पूछा तो नहीं जाता कई बार, मगर आपको ध्यान रखना चाहिए। कच्ची ईंटों को जो है 30 गुणा 15 गुणा 7.5 ये इसकी साइज़ थी सेंटीमीटर के अंदर, यानी कि 30 तो लंबी, 15 चौड़ी और 7.5 ऊंची, ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। और कच्ची ईंटें थी मकानों में, तो इसलिए जो सभ्यता है इसको दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। दीनहीन यानी काटी गरीब, एकदम गरीब गरीब सभ्यता है ये कालीबंगा सभ्यता थी। फिर मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, मैंने बता दिया। नालियाँ लकड़ी की बनी होती थी, यानी कि पानी की निकासी की व्यवस्थाएं इसके अंदर थी, और जो नालियाँ थी वो लकड़ी की बनी होती थी, ये ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट्स है कि जो लकड़ी की नालियाँ हैं वो कहाँ पे मिली है, तो वो कालीबंगा में मिली है। फिर कच्ची ईंटों की कहानी से दीनहीन सभ्यता कहा जाता है, गरीब सभ्यता थी ये, ठीक है। जूते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, जूते हुए खेत के सबसे प्राचीन, यानी कि बाकी जितने भी सभ्यता है वहाँ पे इस प्रकार खेती बाड़ी के सबूत नहीं मिले। हालांकि अन्न वगैरह भाई ऐसे तो मिले, कहीं पे गेहूँ मिले, कहीं पे ज्वार मिले, मगर जूते हुए खेत के जो प्रमाण हैं वो केवल और केवल कालीबंगा में मिले, यानी कि खेत जूते हुए थे, मतलब जूते हुए जिस प्रकार खेत होते हैं ना, उसी प्रकार के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। और प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा के अंदर मिले। फिर एक साथ दो फसलें बोने के प्रमाण, जौ और गेहूँ ये लोग बोते थे एक साथ, मतलब जैसे हम लोग मूंग भी बो लेते हैं, तिल भी साथ में बो लेते हैं ना, तो उसी प्रकार ये एक साथ दो फसलें बोते थे, गेहूँ और जौ, ठीक है ना। ये फसलें मतलब इंपॉर्टेंट है, जो मेन मेन पॉइंट है, एक तो इनका कौन कौन सी फसलें, और यहाँ पे जो पानी निकालने की व्यवस्था लकड़ी की थी यानी वो, और एक थी कि यहाँ पे कालीबंगा का अर्थ क्या है, और दूसरा इसका टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर यज्ञ कुंड अग्निवेदिका भी मिली है, यानी हवन वगैरह करने के लिए यहाँ पे यज्ञ कुंड जो है मिले हैं। बलि प्रथा विद्यमान थी। कुत्ता इनका प्रिय जानवर था, और ऊँट से ये परिचित है। परिचित मतलब ये ऊँट वो जानते थे, हम जैसे ऊँट छकड़ी नहीं चलाते थे, हालांकि ये जानते थे कि वास्तव ऊँट होता है एक जानवर है इस प्रकार। बाकी घोड़ा वगैरह इन्होंने कहीं देखा नहीं था। और ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मतलब एक सिटी टाइप का कालीबंगा था। और बाकी कई सभ्यताएं जो ग्रामीण सभ्यता थी, और ये एक मातृसत्तात्मक थी, यानी कि माता का जिसका नाम तक था। जैसे कि महाभारत के अंदर भी मातृसत्तात्मक था, यानी कि जो लोग पहचाने जाते हैं वो किस आधार पर पहचाने जाते हैं। जैसे कि कुंती पुत्र अर्जुन, तो उसके पिता का नाम नहीं आ रहा है, उसकी माता का नाम आ रहा है। और अभी जो हमारे समाज चल रहा है वो पितृसत्तात्मक है, हम अपने पिताजी के नाम पर जाने जाते हैं, ना कि माता के नाम पर। तो अभी हम पितृसत्तात्मक है, और जो कालीबंगा सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, माता के आधार पर उनको जाना जाता था। फिर यहाँ पर समाधि 3 प्रकार से होती थी। समाधि 3 प्रकार की होती थी। एक तो अंडाकार समाधि, अंडाकार गोलमोल और आभूषण के साथ, यानी कि उनको दफनाते किस प्रकार से, 3 प्रकार से उनको दफनाते थे। और यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? स्वास्तिक चिन्ह इस प्रकार वो जो होता है ना, इस प्रकार का ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है ना। ये उल्टा ये सुल्टा आपको जो बताया ना, इस प्रकार का जो चिन्ह है वो स्वास्तिक चिन्ह कहलाता है, और ये यहाँ पे मिला है। फिर बेलनाकार बर्तन के कारण इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन माना गया है। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ना, जो मिस्र के अंदर या बाकी जितनी भी सभ्यताएं थी, उनके अंदर जो बर्तन थे वो बेलनाकार थे, तो इसलिए यहाँ पर भी बेलनाकार बर्तन मिले हैं। तो इसलिए कई जो इतिहासकार हैं उनको ये बताते हैं कि ये मेसोपोटामिया के जो समकालीन थी, मतलब उनके साथ की सभ्यता थी। जैसे अभी हमारा जो समय वो आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के समकालीन है, ठीक है। तो उस प्रकार ये मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा क्या होता है? ऑपरेशन, यानी चीरफाड़। जो एक बच्चे की खोपड़ी मिली यहाँ पे, उसके अंदर छेद किए हुए थे 6 प्रकार के, 6 छेद किए हुए थे उस खोपड़ी में, तो 6 छेद किए हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेशन किया गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। फिर सिक्के पर स्त्री व चित्ता के चित्र मिले हैं। स्त्री के एक साइड और दूसरी साइड चित्ता, यानी जो टाइगर वगैरह होता है, उसके चित्र मिले हैं, और ये मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता थी तो उसकी पहली राजधानी तो हड़प्पा थी, यानी सबसे पहले अगर खोज की गई थी किसी सभ्यता की तो हड़प्पा थी। फिर सिंधु घाटी, और तीसरी सभ्यता खोजने वाला था कालीबंगा, तो इसलिए इसको तीसरी राजधानी कहते हैं। और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध इसके मिले थे। जैसे सामूहिक तुंदर का प्रयोग, और भवनों का फर्श सजावट से अलंकृत से युक्त है, यानी कि जो फर्श था, आंगन था, वो सजावट था उसके अंदर अलंकृत था। जैसे अभी हम टाइल लगाते हैं उस प्रकार से डिजाइनदार जो फर्श था। तो सामूहिक तुंदर का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सामूहिक तुंदर जो है मध्य एशिया में पाया गया था।
तो इसलिए इसका संबंध वहाँ पे बताया जाता है। तो ये तो नोट्स के अंदर। बाकी कुछ बुक्स के अंदर क्या क्या देख रखा है वो हम देख लेते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना सरस्वती नदी के उत्तर किनारे में हुई थी, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी तो विस्तार से दे रखा है बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। मुख्य फसलें गेहूँ व ज्योति, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। दीन बस्ती कहते हैं, ये लोग सबको गाड़ते थे, दफनाते नहीं थे, गाड़ते थे। एक ही बात है, दफना मतलब जलाते नहीं थे। सबके साथ बर्तन गहने लगते थे। तो 3 प्रकार समाधि ये करते थे, हमको पता था। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि दाएं से बाएं मतलब यहाँ से इस प्रकार ऐसे करके इस प्रकार, ये पेन उठाते नहीं थे, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, ठीक उसी प्रकार ये लिखी जाती है। जैसे देखिए यहाँ से चालू करते ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये सर्पाकार बन जाते, तो इसकी लिपि सर्पाकार थी, ठीक है ना। ये पर और सिंधु घाटी में जो गर्मील उनके दरवाजे मुख्य जगह पर नहीं खुलते, पीछे की ओर खुलते, ठीक है। तो ये यहाँ पे बुक के अंदर दे रखा है। और सिंधु घाटी में कपास को सीडन कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। सीडन, सीडन किसको कहा जाता है? कपास को। बालक को बड़ी मिली जो शल्य चिकित्सा वाला मैंने बता दिया आपको। फिर स्वास्थ्य चिन्ह मिला है वो भी मैंने बता दिया, तो ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है और ये इंपॉर्टेंट थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये बुक आरबीडी की है और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर एक समस्या ये है दोस्तों कि कई पॉइंट्स इसके बाद रिपीट हो जाते हैं। इसके पॉइंट, इसके अंदर मैंने जो बुक है इसको पढ़ी है, तो कई बार जो है पॉइंट बार बार रिपीटिशन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या। बाकी बुक विस्तारित बुक है और अच्छी बुक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय जय।